નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં? વિક્રમ સારાભાઈના એક તાસની અંદર એના પરિચયની, એના સુંદર મજાના અભ્યાસક્રમની આપણે વાત કરી અને વૈજ્ઞાનિક બનવા માટેના જે કાંઈ એના સ્વપ્ન હતા, નાનપણથી જ એના જે કાંઈ કાર્ય હતા એમાં પોતે લાગી गया। अब हम आगे देखते हैं कि उसने क्या डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते हैं। उधर आपने पहले तास में ये पढ़ा था और आपने ये समझा था कि सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा ये सारे अंतरिक्ष की बातें हैं। उनकी जानकारी लेने के लिए विक्रम साराभाई ने अभ्यास किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बना गए। देखो, अभ्यास पूर्ण करने के बाद अब वह कार्य करने के लिए उसमें जुड़े गए, उनको सदस्य बनाया गया। कोई भी कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो उनके लिए हमें पहले तो अनुभव लेना पड़ता है, तो उसमें उसको एक सदस्य के रूप में चयनित किया, यानी पसंदगी की। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात देखो उनके साथ दो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी भाभा और सर सीवी रामन। तो जब डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हो गई, उनके साथ कार्य करने वाला डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ उनकी तो मृत्यु हो गई। पश्चात के त्यारबाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। ये जो डॉक्टर होमी भाभा कार्य करते थे, डॉक्टर होमी भाभा जो अपना कार्य संभालते थे, उनका सारा कारोबार किसके पर आ गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। एक भारतीय संगठन, यानी बहुत सारे लोग उनमें कार्य करने लगे, उसने गठन किया, यानी एक मीटिंग की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह उनकी अगुवाई एवं अथाग परिश्रम का ही परिणाम था। मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत प्रयत्न और परिश्रम किया कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। देखो, हमें जब ये टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, वैज्ञानिक कोई खोजों के बारे में पता चलता है, तब मौसम विभाग वाले लोग हमें पहले से ही बता देते हैं कि यह आज इतनी हवा होगी, इतना वातावरण होगा। ऐसे ही कार्य करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई भी जुड़े गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने समग्र अपना जीवन है वह ऐसे वैज्ञानिक के पीछे समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए गए। बहुत अच्छी तरह से कार्य करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है। इधर अच्छे अच्छे कार्य संभालने के बाद उनको बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले और उनको सम्मान भी मिला। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी के प्रति उनको प्रतिनिधि बनाया गया। बहुत सारे ऐसे कार्य करने वाले में उसका योगदान रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य भी रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी उनको बनाए गए। इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का उनको प्रमुख भी बनाया गया। देखो, एक एक पद में जब कार्य करने की उनकी क्षमता होती है, ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए उनको एक एक पद ऊपर जाने के लिए
उनको बढ़ती मिलती है और कार्य ज़्यादा से ज़्यादा सौंपा जाता है, वैसे ही उनको प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी बने थे। 14वीं परिषद के प्रमुख भी उनको बनाया गया। सन 1971 के संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी उनको बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, लेकिन बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय भी निकाल लेते थे। कोई कला का कार्यक्रम हो, कोई समाज का अच्छा कार्यक्रम हो, तब भी वह अपना समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के विचारों से ही अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। ऐसे ही रुचि भरे कार्य करते रहे विक्रम साराभाई अपने काम में दृढ़ निश्चय, परिश्रम एवं धगस से ही कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली तारीख नहीं होती, लेकिन वह समय बहुत बुरा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा के कार्य निरीक्षण के लिए उनको भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? लांचिंग स्टेशन थुम्बा में। उनके कोई कार्य करने के लिए, वैज्ञानिक को कोई जानकारी लेने के लिए वहाँ कोई कार्य था, उधर उसको भेजा गया था, यानी विक्रम साराभाई को वहाँ जाना था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। कहाँ ठहरे हुए थे? एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। हृदय की गति रुक जाने पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए चले गए। हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी जानकारियाँ देकर अपना जीवन सदा के लिए है चले जाते हैं। ऐसी महान प्रतिभा को हम शत शत वंदन करते हैं, हम उनको शत शत नमन करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे ऐसे कितने सारे वैज्ञानिक का हमारे जीवन में उनका बहुत योगदान रहा है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही बचपन से लेकर अपने मृत्यु की अवस्था तक देश के लिए बहुत सारा कार्य भी किया है। तो बच्चों, हमें पहले से ही छोटे जब कक्षा 8 या 9 में पढ़ते हैं तब से हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें जीवन में क्या बनना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन को देखकर, उनके ये कारनामे देखकर, उनका ये कार्य देखकर आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे भी यह क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो जो क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे तो जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी परिस्थिति भी ऐसी आएगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएगी, लेकिन उनसे हमें हारना नहीं चाहिए। हमें उनमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न सदा के लिए करना ही चाहिए। तो हमारे जीवन में वैज्ञानिकों का बहुत महत्व है। ये सारी जानकारी जो हमें मिलती है वैज्ञानिकों के आधार से ही मिलती है। आपने इस डॉक्टर विक्रम साराभाई का पाठ अच्छी तरह से समझा होगा। आप भी घर में पाठ्य पुस्तक लेके उनको 2 बार पढ़ लेना और पहले तास में उनके परिचय आपने लिखे होंगे, दूसरे तास में इनका जो शब्दार्थ है वह आपको लिख लेना, आपकी कॉपी में शब्दार्थ लिख लेना। और फिर स्वाध्याय के प्रश्न नहीं है लेकिन अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपको आपकी कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों, भाषा सज्जता बताई गई है, मैं आपको थोड़ी पढ़कर सुनाती हूँ। पढ़िए और समझिए में लिखा है पेज नंबर 37। यह किताब कोकिला की है, यह किताब
कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। प्रीति के पास कुछ तो है। तो यह मैंने पढ़ा, उसमें यह, लड़का, कोई और कुछ, इनके नीचे रेखा खींची गई है। क्या खींचा गया है? रेखा। तो उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 या 4 में आप निश्चित व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते। तो दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ है। 1, 2 में आप नाम बताते हैं, लेकिन उसमें कोई नाम नहीं है, तो यह निश्चित वाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का एक प्रकार है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जो आपको बताया गया है कि निश्चित है। यह किताब किसकी? कोकिला की है, तो निश्चित नाम बताया गया है। लेकिन जो तीसरा और चौथा वाक्य हो उसमें कोई या कुछ है, तो वह क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। पहला 2 और दूसरा तीसरा और चौथा है वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखो, पहले 2 वाक्यों में निश्चित है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ऐसे को निश्चित नक्की है कि यह किताब किसकी है? कोकिला की। और लड़का गेंद खेल रहा है, तो निश्चित यह, वह। फिर देखो नीचे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चित है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, कुछ। कोई, दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ है, निश्चित नक्की नहीं है क्या है, तो वह है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इनका भी आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना और फिर अगले तास में हम मिलेंगे। नमस्ते।